महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुबह करीब 11:30 बजे परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई हो सकती है। परमबीर ने याचिका में अनिल देशमुख को पार्टी नहीं बनाया है। ऐसे में कोर्ट उनसे पूछ सकता है, जिसके खिलाफ जांच की आप मांग कर रहे हैं, उसे पार्टी क्यों नहीं बनाया। सुप्रीम कोर्ट ये भी पूछ सकता है कि याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अपनी मांग क्यों नहीं रखी। परमबीर सिंह ने अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार आरोपों की सीबीआई जांच की मांग की है। अब तबादलों के महाराष्ट्र सरकार के आदेश को भी उन्होंने चुनौती दी है। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी बवाल के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए नौकरशाहों को निशाने पर लिया। संपादकीय में लिखा गया है कि परमबीर सिंह, रश्मि शुक्ला और पूर्व होम सेक्रेटरी सुबोध जायसवाल सब बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। सामना में यह आरोप लगाया गया है कि महाराष्ट्र सरकार को खोखला करने के लिए बीजेपी ने अधिकारियों के साथ सांठगांठ कर ली। महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान के बीच थोड़ी देर में बीजेपी के बड़े नेताओं का दल राज्यपाल से मिलने पहुंचेगा। पूरे मामले की रिपोर्ट मुख्यमंत्री से गवर्नर मांग सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस के ट्रांसफर रैकेट के आरोपों के बाद सूत्रों की माने तो एक ऐसा टॉप सीक्रेट दस्तावेज भी सामने आया है जिसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का भी नाम है। सूत्रों के मुताबिक डीसीपी सचिन पाटिल के नासिक तबादले के लिए संतोष जगताप नाम के एजेंट ने आदित्य ठाकरे से लेकर अनिल देशमुख और अजीत पवार से लेकर शरद पवार तक की मुलाकात की थी। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बाद में शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सचिन पाटिल के ट्रांसफर के लिए कहा था। दावा किया जा रहा है कि इस दस्तावेज पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मनसुख हिरेन हत्याकांड में महाराष्ट्र एटीएस ने वाजे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। कहा गया है कि सचिन वाजे और विनायक शिंदे ने मनसुख की हत्या की साजिश रची। महाराष्ट्र एटीएस का दावा है कि गुजरात से विनायक शिंदे के साथ नरेश नाम का व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ है। वाजे ने नरेश से ही सिम कार्ड लिए। महाराष्ट्र एटीएस अब एनआईए कोर्ट में सचिन वाजे की कस्टडी मांगने वाली है। कल वाजे की एनआईए हिरासत खत्म हो रही है। इंटीलिया केस में गिरफ्तार सचिन वाजे पर लग्जरी होटल्स को लेकर भी बड़ी बात सामने आई है। एनआईए सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि वाजे ने साउथ मुंबई में 100 रातों के लिए एक 5 स्टार होटल बुक कराया था। बाकायदा बुकिंग के लिए होटल को 20 लाख से ज्यादा की रकम दी गई। वाजे ने बुकिंग अपने नाम से नहीं बल्कि सुशांत सदाशिव खामकर नाम के फर्जी आधार कार्ड पर करवाई थी। होटल केस में एनआईए इस एंगल से भी जांच कर रही है कि बुकिंग के लिए पैसा कहां से आया और इस होटल से वाजे कहां ऑपरेट करता था। कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं इत्मीनान से। क्राइम ब्रांच में कल रात ताबड़तोड़ ट्रांसफर किए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच के 65 अफसरों का ट्रांसफर कर दिया गया। इसमें से 28 इंस्पेक्टर, 16 एपीआई और 19 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। क्राइम ब्रांच के एपीआई रियाज काजी का ट्रांसफर आर्म्ड फोर्स में किया गया है। रियाज काजी क्राइम ब्रांच में वाजे की टीम में थे। एनआईए ने इंटीलिया केस में रियाज काजी को भी पूछताछ किया गया है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी बीजेपी में मुकाबला अब कांटे का हो गया है। एबीपी न्यूज और सीएनएक्स के सबसे ताजा सर्वे के मुताबिक टीएमसी को 136 से 146, बीजेपी को 130 से 140 और कांग्रेस लेफ्ट को 14 से 18 सीट मिलने का अनुमान है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी धीरे धीरे ममता बनर्जी के मुकाबले में खड़ी होती नजर आ रही है। सर्वे कहता है कि बंगाल में टीएमसी और बीजेपी दोनों ही सरकार बना सकती है। एबीपी न्यूज सीएनएक्स के सर्वे में मुख्यमंत्री के तौर पर 39% लोगों की पसंद ममता बनर्जी है, जबकि 22% लोगों की पसंद दिलीप घोष, अधीर रंजन चौधरी 6% और शुभेंदु अधिकारी 12% लोगों की पसंद बन चुके हैं। पीएम मोदी आज फिर बंगाल में होंगे। आज पूर्वी मिदनापुर के कांथी में सुबह 11 बजे रैली करेंगे। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी के परिवार का एक सदस्य मोदी की इस रैली के दौरान बीजेपी में शामिल भी हो सकता है। रैली के लिए न्योता शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी को भी मिला है। दिव्येंदु का कहना है कि वो रैली में पहुंच सकते हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल कब होंगे इस बारे में कुछ नहीं बोले। मोदी कांथी में होंगे तो सीएम ममता बनर्जी आज बांकुरा में 3 रैलियां करने वाली हैं, जबकि भतीजे अभिषेक बनर्जी ममता के चुनावी क्षेत्र नंदीग्राम में टीएमसी के लिए वोट जुटाते नजर आएंगे।
बंगाल चुनाव में बीजेपी टीएमसी का घमासान अब भी जारी है। अमित शाह बंगाल में डेरा डाले हुए हैं तो टीएमसी की तरफ से ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी भी प्रचार का जिम्मा बखूबी निभा रहे हैं। अमित शाह ने 200 सीटों पर जीत का दावा किया है तो अभिषेक बैनर्जी 250 सीटों पर जीत का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 8 चरण में वोट डाले जाएंगे। 27 मार्च को पहले चरण में 30 सीटों पर वोटिंग होगी। 2 मई को सबसे तेज नतीजे सिर्फ देखिए एबीपी न्यूज पर। 2 दिन बाद पीएम मोदी 2 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर जाएंगे। आजादी के 50 साल होने पर पीएम मोदी बांग्लादेश के न्योते पर जा रहे हैं। कोरोना काल में पीएम का ये पहला विदेशी दौरा होगा, लेकिन निशाने पर होगा बंगाल चुनाव। जिस तरह कार्यक्रम तय हुए हैं उसे पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। 27 मार्च को ही पीएम हिंदू मंदिर सुरेश्वरी में भी माथा टेकेंगे। 27 मार्च को ही पश्चिम बंगाल में पहले चरण का मतदान भी होना है। पीएम के बांग्लादेश दौरे को एक तीर से 2 निशाने की तरह देखा जा रहा है। कुछ और चुनावी खबरें इत्मीनान से। देखिए, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवारों को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तमिलनाडु के नागापट्टनम से जयललिता की पार्टी के उम्मीदवार कथी रावण प्रचार के दौरान एक महिला को कपड़े धोते देखने लगे तो खुद ही कपड़े धोने लगे। साथ ही चुनाव में जीत पर महिलाओं को मुफ्त वॉशिंग मशीन देने का वादा भी लगे हाथ कर दिया। वहीं दूसरी तरफ डीएमके प्रमुख स्टालिन जब प्रचार के लिए सेलम पहुंचे तो लोगों का जन सैलाब उमड़ा। तमिलनाडु की सभी 234 सीटों में 6 अप्रैल को वोट डाले जाने हैं। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ पहले से सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने एक बार फिर ये कहा है कि इन बॉन्ड्स के नाम पर बड़े पैमाने पर काला पैसा इधर से उधर ट्रांसफर किया जाता है। कॉर्पोरेट कंपनियों से आ रहा ये गुप्त दान लोकतंत्र के लिए नुकसानदेह है। इससे पहले कोर्ट कई मौकों पर इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगाने से मना कर चुका है। यूपी के शामली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यक्रम के दौरान भाईचारे की बात करते करते अपनी ही जुबान पर काबू नहीं रख पाए और मंच से गाली बक दी। स्वतंत्र देव सिंह की जुबान से गाली निकली और मंच पर मौजूद कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा समेत दूसरे नेता हंसने लगे। जिस कार्यक्रम में स्वतंत्र देव सिंह ने भाषण के दौरान गाली दी, वहां महिलाएं भी मौजूद थीं। स्वतंत्र देव सिंह की गाली के साथ साथ इन नेताओं की हंसी को लेकर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी में मस्जिदों से होने वाली अजान को लेकर विवाद का दौर जारी है। प्रयागराज के बाद अब बलिया में भी अजान पर रोक की मांग उठाई जा रही है। संसदीय वित्त और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने बलिया के डीएम को चिट्ठी लिखकर लाउड स्पीकर की आवाज और संख्या दोनों कम करने की मांग की है। पिछले हफ्ते ही प्रयागराज यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने अजान से नींद में खलल की बात कहकर रोक की मांग उठाई थी। इससे पहले सोनू निगम की अजान पर रोक की मांग पर भी काफी विवाद हो चुका है। देखिए, नीतीश सरकार बिहार पुलिस को सीआईएसएफ की तर्ज पर बनाने के लिए बिल पास कर चुकी है। पूरा बवाल पुलिस को इस बिल में दिए गए अधिकारों पर ही हो रहा है। इस बिल में पुलिस को बिना वारंट तलाशी और गिरफ्तारी का अधिकार दिया गया है। नए बिल में पुलिस कर्मियों पर कोई कोर्ट तब तक मुकदमा नहीं चला सकता जब तक राज्य सरकार इसकी मंजूरी न दे। विपक्ष का ये कहना है कि पुलिस को इतने अधिकार मिल जाएंगे तो फिर वो राज्य सरकार के इशारे पर विपक्षी दलों के खिलाफ भी इस्तेमाल की जा सकती है। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे एबीपी न्यूज।